हाय किड्स, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा। और आज बच्चों हमने क्या करना है, पिछले 10 साल के पेपर से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इको के, हमने टॉप 35 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है बच्चे। सो जल्दी से जल्दी अपनी नोटबुक भी निकाल लो। उसके साथ साथ जो भी चीजें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम डाउट आएगा, उस टॉपिक को जरूर रिवाइज करना, राइट। और इसके साथ साथ जो आपका सबसे फेवरेट काम है, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, राइट बच्चे। चलिए सो शुरू करते हैं बच्चे इको के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो यहाँ पे आ गया हमारा पहला क्वेश्चन, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। हमने बहुत बार ये क्वेश्चन मतलब यूजुअली क्लासेस में कितनी ही बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज निश। और आपको तो पता है द फेवरेट क्वेश्चन, निश और हैबिटेट के बीच का डिफरेंस, राइट बच्चे। सो व्हाट निश इज all the biological factors in the organism's environment, the physical space where an organism lives, the range of temperature that the organism needs to live, the functional role played by the organism where it lives. So ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। जल्दी से, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन से हमने शुरुआत की है। So फटाफट बता दो बच्चे what is niche, and I'm pretty sure you know the answer. Yes, what will be the correct answer बच्चे? Yes, so the correct answer will be the functional role played by the organism where it lives. बच्चे, जब भी हम निश की बात करते हैं और हैबिटेट की बात करते हैं, मैंने जब भी ये टॉपिक करवाया है यही बताया है, निश और हैबिटेट। हैबिटेट हो गया जैसे घर का एड्रेस, राइट। किसी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस कि कहाँ है, एक्वेटिक हैबिटेट पे है, टेरेस्ट्रियल पे है। निश आ जाता है बच्चे प्रोफेशन, राइट। क्या रोल है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में वो क्या रोल प्ले कर रहा है, वो किस में आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है हमारे पास निश में, राइट बच्चे। और दूसरी चीज ये मैंने आपसे बताया भी था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म चाहे वो सेम तरह की कंडीशंस में है, वो उन कंडीशंस को कैसे टॉलरेट कर सकते हैं, कैसे नहीं, वो वेरी करता है, राइट बच्चे। ये चीजें भी हम इन्हीं के बेसिस पर ही अलग अलग निश बनते हैं। सो निश क्या आ जाता है, फंक्शनल रोल, राइट, ऑर्गेनिज्म का जहां पे वो रह रहा है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। सो नेमेटोपोर्स अकर इन, नीट 2018 का क्वेश्चन है। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन बच्चे। हेलोफाइट्स में, फ्री फ्लोटिंग है हाइड्रोफाइट्स में, कार्निवोरस प्लांट में या सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में। एंड आई एम प्रीटी श्योर मैक्सिमम बच्चों को ये आंसर पता है, राइट। मैक्सिमम बच्चे जानते हैं कि क्या है नेमेटोफोर्स, कहाँ होते हैं नेमेटोफोर्स। यस, सो दे आर हेलोफाइट्स, राइट बच्चे। व्हाट आर दे आर हेलोफाइट्स। हम लोग मैंग्रोव प्लांट्स में ये लोग पढ़ते हैं, राइट। नेमेटोफोर्स क्या है हमारे, ये भी लिख लो साथ के साथ, टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। एक क्वेश्चन के साथ बाकी के क्वेश्चन भी रिवाइज करते रहा करो। टैप रूट का मॉडिफिकेशन है ये बच्चे। रेस्पिरेटरी रूट्स हम इन्हें कहते हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। और इनके पास ये आ जाएंगे हमारे लेंटिसिल्स, जिनको हम नेमेथोड्स भी कहते हैं, बाय विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल बी डन। सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द रेस्पिरेटरी रूट। और ये कहाँ है, हेलोफाइट्स में, जहां सॉल्ट कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं, वहां पर हमें ये नेमेटोफोर्स मिलते हैं, राइट। चलिए, so presence of plants arranged into well-defined vertical layers depending on their height can be seen best in tropical rainforest, grassland, temperate forest या tropical savannas में। जी, कहाँ देखते हैं हम लोग, vertical layers में। कहाँ पर बच्चे, vertical layers। so vertical layers पे भी एक क्वेश्चन आता है, राइट, हमने किया है। देखो अभी के लिए तो करेक्ट आंसर हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वर्टिकल लेयर मतलब स्ट्रैटिफिकेशन, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रैटिफिकेशन की। वर्टिकल लेयर्स लाइक दिस, राइट, लाइक दिस। चलिए, सो इट इज मच इजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अपहिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल बिकॉज अपहिल एक छोटे एनिमल के लिए जाना, भागना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू द लार्ज एनिमल बिकॉज small animals have a lower oxygen requirement. The efficiency of muscles in large animal is less than in the small animal. It is easier to carry a small body weight. Yes, smaller animals have a higher metabolic rate. Yes बच्चों, what should be the correct answer? नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। जल्दी जल्दी जल्दी, जब भी आप PYQ सॉल्व करते हो उसके साथ साथ बच्चों, जब भी आप PYQ सॉल्व करते हो उसके साथ साथ आपको एक टॉपिक का आइडिया लग जाता है और उसी तरह के कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर कि स्मॉलर एनिमल्स, छोटी बॉडी है। हम लोग कहते हैं ना इवन स्मॉलर सेल्स दे आर वेरी एक्टिव, राइट। क्यों, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, राइट, हाई मेटाबॉलिज्म है,
एफिशिएंसी भी फिर ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंग होगी, राइट। चलिए, सो द नेक्स्ट एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड हैविंग functional interaction is an association of the individual of different species which are living in the same habitat and having functional interaction। ध्यान से पढ़ना बच्चे क्वेश्चन को, पेपर में गड़बड़ मत करना। क्या होगा? इकोसिस्टम होगा, पॉपुलेशन होगा, इकोलॉजिकल निश होगा, या बायोटिक कम्युनिटी, राइट। द वर्ड हियर इज इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यस, इट्स द बायोटिक कम्युनिटी। एक चीज याद रखना, हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी इज ऑर्गेनिज्म। बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी कौन है? ऑर्गेनिज्म है, राइट। सो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या बना देते हैं? पॉपुलेशन। क्या बना देते हैं बच्चे? पॉपुलेशन बना देते हैं, isn't it? अब अलग अलग पॉपुलेशन, यहाँ पे यही दे रखा है कि एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट। अब जैसे जहां पे हम रह रहे हैं वहां पे प्लांट्स भी हैं, माइक्रोब्स भी हैं, वहां पे बाकी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म भी हैं। ऐसा तो नहीं है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स है, बाकी स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स भी हैं, isn't it बच्चे? सो क्या पॉइंट आ जाता है यहाँ पर? हम सेम इन्वायरमेंटल कंडीशंस को शेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली। हम सेम हैबिटेट में है, डेफिनेटली। सो ये क्या बनाने वाला है? इट इज गोइंग टू फॉर्म द कम्युनिटी। क्या बनाएगा ये? कम्युनिटी, राइट, बायोटिक कम्युनिटी। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? अब तो ये हो गया ना कि अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल सेम हैबिटेट में रह रहे हैं, फंक्शनल इंटरैक्शन है, कम्युनिटी। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? जब ये कम्युनिटी, जब ये इंडिविजुअल्स, अलग अलग स्पीसीज के लोग जो एक जगह पर है, जब आपस में और अपने इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं, देन वी यूज टू कॉल इट एज इकोसिस्टम। सो ऑप्शन कैंसलेशन, एलिमिनेशन मेथड पे चला करो, राइट। इकोसिस्टम डिफरेंट स्पीसीज बोल दिया, पॉपुलेशन को कैंसिल कर दो। रोल की बात नहीं हुई, इकोलॉजिकल निश को कैंसिल कर दो। फिर चूज करो दो ऑप्शंस के बीच में। सो कभी डायरेक्ट आंसर नहीं पता है, सो यू कैन डू इट लाइक दिस, राइट बच्चे। चलिए, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिटिक अडेप्टेशन? डेवलपमेंट ऑफ एडाइजिव ऑर्गन्स, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स। Which one is not a parasitic adaptation? Parasitic body के लिए कौन सी adaptation नहीं है? नहीं है। Yes, very easy it is. क्या ऐसा हो सकता है? अब जैसे सपोज करो, अगर मैंने किसी एंडो पैरासाइट की बात की, एंडो मतलब इनसाइड, जो पैरासाइट मेरी बॉडी के अंदर रहेगा, दैट विल बी द एंडोपैरासाइट। सो जब मेरी बॉडी के अंदर रहेगा, मेरी बॉडी के खाने को ही डाइजेस्ट करेगा, डिफ्यूजन से उस खाने को, या अब्जॉर्ब सिंपली उस खाने को कर देगा। सो ठीक है, फाइन, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स नहीं चाहिए, पचा पचाया खाना मिल रहा है। लेकिन मेरी बॉडी से चिपके रहने के लिए क्या चाहिए? अडहेसिव ऑर्गन्स चाहिए, जिससे चिपका रहेगा सेल के साथ, डेफिनेटली, राइट। ये भी सही चीज है, राइट। और अननेसेसरी सेंस ऑर्गन नहीं चाहिए, पैरासाइट है, दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसा तो नहीं है खुद खोज करनी है। लेकिन भाई रिप्रोडक्शन तो होनी चाहिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो कंटिन्यूएशन कैसे होगा उस पर्टिकुलर स्पीसीज का, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का? सो वी कैन नॉट से दैट कि देयर विल बी द लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। चलिए, सो बेंथिक ऑर्गेनिज्म, दे आर अफेक्टेड द मोस्ट बाय, बच्चे इको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। अगर आपने इको नहीं किया है उसको रिवाइज करो, राइट। इकोलॉजी में से आप 40 to 50 मार्क्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, 40 नंबर तो तुम्हारे कहीं पे भी नहीं गए। सो जितना हो सके इस चीज को रिवाइज करो, राइट। सो बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड द मोस्ट बाय, नीट 2013 का क्वेश्चन है, लाइट रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर, surface turbulence of water, sediment characteristics of aquatic ecosystem, या water holding capacity of soil। So benthic organism किससे affect होते हैं सबसे ज्यादा? Right, they are affected the most by, yes, they are affected the most by, of course, the sediment characteristics of the aquatic organism। benthic, जो हम जब भी एक एक्वेटिक हैबिटेट की बात करते हैं, जो सबसे नीचे, राइट, सबसे नीचे डीप लेयर्स में जो हमें ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, दे आर बेंथिक, जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती। सो डेफिनेटली बच्चे, डेफिनेटली सरफेस टर्बुलेंस से उन्हें क्या मतलब? फॉरेस्ट फ्लोर की तो हम बात ही नहीं कर रहे। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहां से? क्योंकि बेंथिक ऑर्गेनिज्म है, हम एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेंगे। सो क्लियर कट आंसर है सी,
राइट चलिए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन? वेरी इजी इट इज बच्चे, नीट 2020 का क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राइट आपके टर्म 2 में भी ये चैप्टर है। राइट तो फटाफट आंसर कर दो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन? कौन से वाला पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है? राइट पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट कौन से वाला नहीं है? इज इट द सेक्स रेशियो? इज इट द नेटालिटी, मोर्टालिटी, स्पीसीज इंटरैक्शन? Yes, very easy it is. I hope आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। Definitely it is the species interaction. क्या हमने इसको वहां पढ़ा था पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट में? डेफिनेटली नहीं। सेक्स रेशियो को, मेल फीमेल के रेशियो को डेफिनेटली पढ़ा था। बर्थ रेट, डेथ रेट ये भी किया था, लेकिन स्पीसीज इंटरैक्शन कहाँ आ गया पॉपुलेशन में? और पॉपुलेशन की बात हो रही है, सो इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर गोइंग टू मेक द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया एंड वी नो इट, राइट? चलिए नेक्स्ट वन, कार्निवोरस एनिमल्स, लायंस एंड लिपिड्स, दे ऑक्यूपाई द सेम निश, but the lions they predate mostly larger animals and the leopards take smaller one. So this mechanism of competition, it is referred to as, yes bachcho, so carnivorous animals, lions and leopards, they occupy the same niche, but lions predate mostly larger animals and leopards take smaller one. So of course it is the resource partitioning. याद करो जरा गॉस साहब को, उनका कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद है? कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जब भी कोई रिसोर्स लिमिटेड है, दो स्पीसीज उसके लिए कॉम्पीट कर रही है, ऑब्वियसली बात है जो स्ट्रॉन्गर वन है वो वीकर वन को रिप्लेस करेगी। सो जहां पे कंपटीशन है वहां पे सर्वाइवल के लिए बेस्ट चीज क्या है? यही क्वेश्चन बच्चे एक और वे में भी पूछा गया था। दैट इज व्हाई इट इज एडवाइज टू प्रैक्टिस द PYQs, क्योंकि यही क्वेश्चन एक और तरीके से भी पूछा गया था। राइट किसके ऊपर? रिसोर्स पार्टीशनिंग के ऊपर। सो रिसोर्स पार्टीशनिंग हमने डिवाइड कर लिया, जैसे घर में, चलो आजकल तो अलग अलग नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ये सारी आईडीज है, बट हमें पता है, राइट हमें पता है घर में क्या होता है। टीवी देख रहे हैं, सिबलिंग्स है, लड़ेंगे आपस में, मुझे रिमोट चाहिए, मुझे रिमोट चाहिए। झगड़ा खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है कि भाई 12 से 3 बजे का तेरा स्लॉट है, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का मेरा स्लॉट है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उस टाइम एक दूसरे से रिमोट नहीं छीनेंगे। सेम इज द केस है, रिसोर्स को डिवाइड कर लो, ठीक है, दोनों को पता है कि दोनों को एक जगह पे रहना है, कॉम्पिटिशन है, तो क्या किया जाए? ठीक है, अपने हम लोग प्रेडेटर्स हैं, अपने प्रेस को डिवाइड कर लो, राइट उसके अकॉर्डिंग सर्वाइवल भी हो जाएगा। Done. So it is the resource partitioning. चलिए next one, between which among the following the relationship is not an example of commensalism? Not an example of commensalism. बच्चे अक्सर PYQ सॉल्व करते समय, चलो PYQ तो नहीं कहूंगी, नीट के पेपर में भी, राइट नीट के पेपर में भी बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को क्या दिक्कत रह जाती है बच्चे कि वो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। उस टाइम तो चलो एंग्जाइटी भी है और परफॉर्मेंस प्रेशर भी है, उस टाइम पे ये भी है कि सही करना है, जल्दी करना है, फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है, हम ना क्वेश्चन का स्टेटमेंट मिस कर जाते हैं। इट इज रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जाम्पल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कमेंसलिज्म। इनमें से एक ऑप्शन है जो कमेंसलिज्म नहीं है, तो हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। सो जितना आप PYQ सॉल्व करते हो उतना आप उस चीज को मैनेज करना सीखते हो, इसलिए एग्जांपल्स देखो और फटाफट आंसर करो। ऑर्किड एंड ट्री ऑन विच इट ग्रोस, कैटल एग्रेड एंड ग्रेजिंग कैटल, सी एनेमन एंड क्लाउन फिश, फीमेल वास्प एंड फिग स्पीसीज, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। ये वाली चीज है पॉपुलेशन इंटरैक्शन, ये तो तुम लोगों के बच्चे स्पीसीज इंटरैक्शन, ये तो तुम लोगों के फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जल्दी, यस ऑफ कोर्स इट इज द फीमेल वास्प एंड द फिग स्पीसीज। ये तो एक तरह से क्या है, एक तरह से म्यूचुअलिज्म है। फिग स्पीसीज की बात करो, याद है वो क्या है, हाइपेंथोडियम है, वो एक तरह से इस तरह की इनफ्लोरोसेंस है जिसमें एक पोर है, क्या करेगी वास्प उसमें एंटर करेगी, एग ले करेगी, राइट साथ में जब यहां से वहां गई, दूसरे वाले के पास गई, जब एग ले करेगी, एग्स को क्या मिल गई, प्रोटेक्शन मिल गई, जब वहां से वास्प गई दूसरे वाले हाइपेंथोडियम पे, तो एक तरह से पॉलिनेशन भी कर दी। सो ऑफ कोर्स इट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म, राइट कमेंसलिज्म इज दिस, एक का बेनिफिट दूसरे को, ना नुकसान ना कुछ, यहाँ दोनों का भला हो रहा है।
सो एसिम्प्टोट इज इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। कितनी बार हम लोगों ने डिस्कस की है ये चीज, कितनी ही बार हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की है जब लाइव क्लासेस मैंने तुम लोगों के साथ यूट्यूब पे ली है कि एसिम्प्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन k equals to n, k is greater than n is greater than k, या the value of r approaches 0. So what should be the correct answer here? So k equals to n, k carrying capacity, n population size, k is equals to carrying capacity, n is equals to population size. So जब बच्चे carrying capacity के equal population size हो गया, further growth नहीं होती, राइट जैसे हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व मॉडल, वर्हल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व मॉडल यही करते हैं। सबसे पहले लैग फेज, इस पर से नीट 2020 में भी क्वेश्चन है, 21 में भी। सो लैग फेज जब स्टार्टिंग में पॉपुलेशन वहां अडेप्ट कर रही है, धीरे धीरे डिवाइड कर रहा है, फिर आ जाता है लॉग फेज, फिर आ जाएगा बच्चे लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं क्योंकि भाई एक्सेस में ग्रोथ चल रही है। फिर हो जाएंगी चीजें स्टेशनरी क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो कैरिंग कैपेसिटी कि वो जगह कितनी पॉपुलेशन को बियर कर सकती है उतने ही लोग हो गए हैं, तो फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। एंड व्हेन k इज इक्वल्स टू n, इट इज द एसिम्प्टोट। व्हाट्स दैट? इट इज द एसिम्प्टोट। देखना तुम्हारे नीट 2022 में भी यहां से क्वेश्चन उठेगा, सो इसको मार्क कर लो फटाफट बच्चों। सो माइकोराइजे आर द एग्जांपल ऑफ, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। माइकोराइजे आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट इज इट? इज इट मेंसेलिज्म, एंटीबायोसिस, म्यूचुअलिज्म या फंजाई स्टेसिस? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इट इज वेरी इजी थिंग, माइकोराइजा, राइट? माइकोराइजा, यस इट इज द म्यूचुअलिज्म। व्हाट इज माइकोराइजा? इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, किसके बीच में? फंगल हाइफे के बीच में, राइट? फंगल हाइफे के बीच में और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, फंगल हाइफे और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, राइट? सो क्या किया जाता है इसमें? हमें पता है फंगल हाइफे की बात हुई है, एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चे। कौन सी फंजाई को हम मेनली, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है ग्लोमस। सो जैसे पाइन ट्री का हम एग्जांपल देखते हैं कि रूट्स और फंगल हाइफे आपस में एसोसिएटेड है, फंगस उसको सॉइल से फास्फोरस अब्सॉर्ब करके देगी क्योंकि पाइनस भी ऐसी सॉइल में ग्रो कर रहा है जो कि जहां पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, रूट्स खुद से वो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही, फंगस उसको अब्सॉर्ब करके देगी, इन रिटर्न फंगस को शेल्टर मिल रहा है, खाना मिलेगा, दैट्स ऑल। सो व्हाट इज इट? इट इज द म्यूचुअलिज्म। चलिए, द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय अर्नस्ट हैकेल, अर्नस्ट ई वॉर्मिंग, ई.पी. ऑडम या ए.जी. टेंसले। द वर्ड इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम और इकोलॉजी में कंफ्यूज मत होना, इकोसिस्टम है तो इट इज ए.जी. टेंसले। जिसको पता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता है लिख लो, इंपॉर्टेंट है, 2016 का है, हो सकता है 2022 में रिपीट हो जाए। सो ए.जी. टेंसले क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम। सो पेपर देख लेना, इकोसिस्टम है या इकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट, इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द ऑर्गेनिक मैटर, राइट? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर which is synthesized during photosynthesis. Yes, सारी ऑप्शन देख के इतना तो हमने कंक्लूड कर लिया कि भाई प्रोडक्टिविटी से क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी से। लेकिन कौन सी प्रोडक्टिविटी होगी? डेफिनेटली इट विल बी जीपीपी, टोटल ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब एनपीपी क्या हो जाएगा? नेट प्राइमरी कितना हो जाएगा? जीपीपी माइनस आर, दैट इज रेस्पिरेशन, राइट? जैसे प्लांट ने भाई 20,000 रुपए कमाए, उसमें से उसने 15,000 रुपए खर्च कर दिए, 5,000 बचा, वो एनपीपी है। सो यहाँ पे भी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पूछा था, सो इट विल बी जीपीपी। सो जो प्लांट ने खर्च कर लिया वो माइनस आर, रेस्पिरेशन बचा हुआ एनपीपी, जो अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए सेकेंडरी जीपीपी की तरह एक्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट, सो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी देखा, आ गया 2013 में ही ऐसा क्वेश्चन है, 2013 में ही है। So secondary productivity is the rate of formation of new organic matter by, yes, new organic matter by, of course हमने अभी डिस्कस किया अगला ट्रॉफिक लेवल। सो जब मेरा पहले प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की, these are the producers, सो जो मेरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी वो कौन दिखाएंगे? कंज्यूमर्स, राइट? सो इस तरह से कंसेप्ट जुड़े हुए हैं आपस में। चलिए, so which one of the following ecological pyramid is generally inverted? The word is generally.
बच्चे यहाँ पे इसको ऐसे ही याद रखा करो कि कौन सा हमेशा सीधा है, राइट, कौन से इन्वर्टेड है उसको याद कर लोगे, बाकी का इजी हो जाएगा। यस, एलिमिनेशन मेथड यू कैन ट्राई। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। ऑफ कोर्स पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, नो मैटर व्हाट। हमें पता है जितनी एनर्जी यहाँ है उसका 10% आगे जाएगा, इसका भी 10%, इसका भी 10%। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, राइट। पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फॉरेस्ट, बायोमास किसकी बात हो रही है? ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है, राइट, ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है। सो डेफिनेटली वो भी हमेशा क्या रहता है बच्चे? हमेशा स्ट्रेट रहेगा, अपराइट रहेगा। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, नंबर का पिरामिड ग्रासलैंड में, ग्रास भाई ज्यादा, फिर उसके ऊपर कंज्यूमर उससे कम, of course it will be upright. But when you talk about the biomass, the organic matter in a sea, right, the pyramid of biomass will be inverted. क्योंकि हमें पता है पहले क्या आएंगे? प्लैंक्टन्स आएंगे। उनका कितना ही, प्लैंक्टन्स और लार्ज फिशेस को कंपेयर करके देखो बायोमास के वे में, सो आप हमें पता लग जाता है कि ऑब्वियस सी बात है बायोमास एक लार्ज फिश का ज्यादा है, सो इट इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड। What type of ecological pyramid would be obtained with the help of following data? Secondary consumer is 120 gram, primary consumer is 60, primary producer is 10. और बच्चे देखा, हम मार्क कर सकते हैं कि हमें ग्रोथ कर्व से क्वेश्चन है, हमें इंटरेक्शन से क्वेश्चन है, हमें इकोलॉजिकल पिरामिड से क्वेश्चन आए हैं। सो इन सब के साथ साथ आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क भी कर सकते हो। सो काइंडली डू दैट। ऑफ कोर्स इट विल बी इन्वर्टेड। बायोमास बोला है, अपने आप देखो, प्रोड्यूसर 10 ग्राम, कंज्यूमर 60, सेकेंडरी कंज्यूमर 120। सो ये हो गया, इट विल बी लाइक दिस। सो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट आ गया हमारा। बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन या इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। आई एम प्रीटी श्योर बच्चों को ये पता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। यस बच्चे, ही डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम। You all can answer. I'm pretty sure it is the species area relationship. याद आया? S is equals to CAZ. S क्या है? Right? S क्या है? Species richness. C A हो गया area. Z is the regression coefficient. Regression coefficient. Right? And C will be the y-intercept. याद आया बच्चे? Z की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं, राइट जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट है वहां वेरी करती है, राइट अदरवाइज हम कहते हैं कि हर जगह कांस्टेंट रहेगी 0.6 से 1.2 के बीच में, राइट चेक कर लेना एक बार, यहां तक हम कंसिडर करते हैं। यस चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? एरेनकाइमा, ओपेनशिया, एज पिरामिड, बायोम, पार्थेनियम, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, स्ट्रैटिफिकेशन, पॉपुलेशन। लकीली इसी क्लास में ये सब डिस्कस हो चुका है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारे बच्चे इन चीज का आंसर अच्छे से दे देंगे, हमने इतनी इको कर रखी है। यस बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इज इट एरेनकाइमा, इज इट एज पिरामिड, पार्थेनियम या स्ट्रैटिफिकेशन? ऑफ कोर्स पार्थेनियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, राइट ये क्या है? थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि ये भी एक इन्वेडर है, राइट हमने जब इवेल क्वार्टेट पढ़ते हैं, हम होएक पढ़ते हैं, होएक याद है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। सो उसी तरह से पार्थेनियम भी एक तरह से इन्वेडर है, राइट सो दिस वन is correctly matched because it is the threat to biodiversity. And Opuntia बच्चे it's a zero fight. और एरेनकाइमा हमारा कहाँ होना चाहिए? Aquatic. A for एरेनकाइमा, A for air spaces, A for aquatic plants. Fine. एज पिरामिड बायोम ये तो बिल्कुल नहीं बनता। स्ट्रैटिफिकेशन हमने अभी देखी वर्टिकली किस तरह से प्लांट अरेंज है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। चलिए, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी? 2014-2013 में सेम क्वेश्चन आया है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज माने स्पीसीज रिचनेस अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी? सो ऑफ कोर्स इट इज फंजाई, लेकिन अब वो ट्रिक याद रखना, फंजाई फार्म, राइट फंजाई फार्म कि किस किस के साथ कंपेयर किया गया था।
जो बुक में लिखा है, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, राइट, फंजाई, फार्म, याद रखना बच्चे। चलिए, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इवन दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। सो सबसे पहले तो हमें इन सीटू कंजर्वेशन पता होना चाहिए, है ना। सो सेक्रेड ग्रोव, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटानिकल गार्डन। So yes, the correct answer is botanical garden. बच्चे in situ मतलब on site, in situ मतलब ऑन साइट, राइट, उसी जगह पे कंजर्व करना, नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करना। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, हम लोग जैसे बोटानिकल गार्डन या जोलॉजिकल पार्क तो एक्स सीटू में आ गए, ऑफ साइट स्पेशल इन्वायरमेंट में किया, लेकिन इन सीटू में हमारे पास सेक्रेड ग्रुप्स हैं। हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स की भी बात करते हैं, राइट बच्चे, हम लोग ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनकी भी बात करते हैं। सो ये सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पर, राइट। वाइल्ड लाइफ सफारी एक्स सीटू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू, ये भी ध्यान में रखना। सो सेक्रेड ग्रोव्स भी हमारे इन सीटू कंजर्वेशन है। सो द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व व्हिच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। याद है ना, बायोस्फीयर रिजर्व मैप, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम यूनेस्को का चलाया हुआ। सो हम लोग इसमें अलग अलग क्या देखते हैं, अलग अलग जोन्स देखते हैं हम लोग। सो ऑफ कोर्स हियर द करेक्ट आंसर इज कोर जोन, जहां पे बिल्कुल अलाउड नहीं है, राइट, वो कौन सी है, कोर जोन, राइट। चलिए, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये बच्चे पक्का आंसर कर लेंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इन वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर्ड टू एज cryopreservation of gametes of threatened species in viable and fertile condition can be referred to as. Yes, so it is the advanced ex situ conservation। बच्चे ये भी ex situ conservation का ही एक तरीका है, एडवांस तरीका है, ये जरूरी है मार्क कर लेना। क्रायो प्रिजर्वेशन याद है, -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में उस चीज को स्टोर करके रखना, राइट, लिक्विड नाइट्रोजन में उस चीज को -196 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करके रखना, राइट बच्चे। गैमीट्स है, पॉलन ग्रेन्स है, इस तरह से। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? कौन सा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर O3, ओजोन। यस, सो इसका आंसर करने के लिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पता होना जरूरी है। डेफिनेटली सेकेंडरी पॉल्यूटेंट तो हमें पता ही होना चाहिए कि कौन सा है। सो ये आ जाएगा बच्चे O3, दैट इज ओजोन, राइट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है? जैसे देखो, दो कैटेगराइजेशन है, एक आ गया प्राइमरी पॉल्यूटेंट, एक आ गया सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इजंट इट? वन इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, अनदर इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सो बच्चे ये जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ये वैसे बच्चे हैं जिनको घर से जैसे भेजा वो वैसे ही गए, है ना। वो बाहर जाके कोई मेकअप नहीं किया, बाहर जाके कोई कपड़े नहीं चेंज किए, मम्मी बेचारी ने कफ अच्छे से लगा के, बटन लगा के भेजा, टाई वाई लगा के भेजा, बच्चे ने ऐसे ऐसे छीन के उखाड़ दिया कि मम्मी हम ऐसे घूमेंगे, दैट आर सेकेंडरी। सो जो एज सच रहे, जो पॉल्यूटेंट जैसे रिलीज हुए थे वैसे ही नेचर में गए, दे आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट। लेकिन जो पॉल्यूटेंट चेंज हो गए, रिएक्शंस हो गई, दे आर सेकेंडरी। एंड O3 इज वन ऑफ दैट एग्जांपल। O3 हो गया, राइट, पैन हो गया, ये किसके एग्जांपल है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के। पेरोक्साइल एसाइल नाइट्रेट, चलिए पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल? देखो बच्चे PYQ कर रहे हैं, पिछले कम से कम पिछले 10 साल, हाँ पिछले 10 साल से हमने क्वेश्चंस उठाए हैं, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाया, इससे ज्यादा क्वेश्चन है, हमने कोई टॉप 35 क्वेश्चंस उठाए हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। सो अटेंटिवली चीजों को सुनना, एक बार लाइक जरूर कर देना, एक बार शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चे, ऐसे अच्छे सेशंस तुमको मिलते रहेंगे। सो फटाफट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल्स? कौन से वाली स्टेटमेंट एरोसोल्स के लिए वैलिड नहीं है? दे ऑल्टर द रेनफॉल एंड मॉनसून पैटर्न्स, दे कॉज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, दे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर लैंड, या दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, व्हिच इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल्स। सो यस, द करेक्ट आंसर इज कि भाई पॉल्यूटेंट है,
पॉल्यूटेंट है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा ही नहीं सकता, बाकी कुछ करे ना करे। सो डेफिनेटली बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एसिड रेन बहुत छोटी छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, बहुत आराम से आंसर कर सकते हैं हम इस चीज का। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ, यस, concentration of rather, SO2 and NO2, H2SO4 बन जाता है और HNO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड will form, right? चलिए, so biochemical oxygen demand may not be a good index for the pollution for water bodies receiving effluents from. So BOD may not be a good index for the population for water bodies receiving effluents from domestic sewage, dairy industry, petroleum industry, sugar industry. Quite easy बच्चे. BOD may not be a. Yes, so what should be the correct answer? Petroleum industry. अब इसका क्या मतलब हुआ? Biochemical या biological oxygen demand. अब जैसे ये मेरी water body है, it is enriched with the organic matter. Let's say ये मेरी जो water body है ये भरी पड़ी है किसके साथ? Organic matter के साथ. It is enriched with what? It is enriched with organic matter. Let's say that. So मुझे पता है यहाँ पे मेरे aerobic organisms भी हैं, उनके लिए organic matter खाना है, right? हमारा excreta उनका food है, उनको वो पचा के एनर्जी मिलेगी। So जो मेरे aerobic organism है, they are going to feed on this organic matter, और इस organic matter को oxidize करने के लिए क्या चाहिए उन्हें? They need oxygen. राइट, व्हाट डू दे रिक्वायर? दे नीड ऑक्सीजन, उनको ऑक्सीजन चाहिए इसको डिकम्पोज करने के लिए, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, राइट। सो जो वो ऑक्सीजन की डिमांड है एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की, ताकि वो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो मिलीग्राम में डिमांड है ऑक्सीजन की, दैट इज बेसिकली द बीओडी। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतनी ज्यादा बीओडी, मतलब उतना ज्यादा पॉल्यूशन। दिस इज व्हाट वी नो, right, this is what we know. So domestic sewage, dairy industry, sugar industry, तीनों चीजें organic matter बढ़ाएंगी, BOD को हम measure कर सकते हैं, but not in the case of petroleum industry. चलिए, so next, the highest DDT concentration in aquatic food chain shall occur in. DDT concentration की बात हो रही है, कौन सा टॉपिक है ये टॉपिक आ गया हमारा बायो या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का। किसका टॉपिक आ गया ये हमारा? बायो या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का। टॉपिक्स लिखते चलना कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो बच्चा पहली बार इकोलॉजी करेगा वो बच्चा कम से कम इन्हीं टॉपिक्स को, इन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से कर ले, दैट विल बी गुड फॉर दैट किड। यस, हाईएस्ट डीडीटी कॉन्सेंट्रेशन बायो मैग्निफिकेशन है, एक्यूमुलेशन होता रहेगा। डीडीटी और मर्करी का हमने एग्जांपल किया था, यूएसए में स्टडी किया गया था कि कैसे बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है, एग शेल थिन हो गए, पॉपुलेशन तो डिक्लाइन होनी है, अंडे हैच होने से पहले टूटने लग गए। सो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ा, एक्यूमुलेशन होती रही इन चीजों की, ना ये मेटाबोलाइज हो रहा था डीडीटी और मर्क्यूरी, ना ही बॉडी से बाहर जा रहा था, एक्यूमुलेट होता जाएगा। सो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा, ये एक्यूमुलेशन, ये अमाउंट, ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। सो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है? सीगल। सो दैट इज व्हाई B is the correct answer. चलिए नेक्स्ट वन, सो इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज। देखा, अभी ये चीज पढ़ी 2016 2015 क्वेश्चन देखो कैसे रिलेटेड आते हैं। नीट 2016, नीट 2015, जिसका अपने आप देखो, जिसने PYQ सॉल्व किए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आंसर देगा, बायो मैग्निफिकेशन पढ़ेगा, मर्क्यूरी और डीडीटी की एग्जांपल करेगा। सो जब मर्क्यूरी और डीडीटी की एग्जांपल करेगा तो ऑब्वियस ही बात है सब कुछ ध्यान से पढ़ेगा। 2016 में भी क्वेश्चन सॉल्व। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रैक्टिसिंग द PYQ। बच्चे अगर अभी भी नहीं जागे हो, जाग जाओ, MCQ सॉल्व करना शुरू कर दो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए नेक्स्ट, सो biomagnification is the correct answer, we know it. So here we have the next question ki polyblend, which is a fine powder of recycled modified plastic, has proved to be a good material for making tubes and pipes, making plastic sacks, used as a fertilizer, construction of the roads. याद है polyblend है ना, प्लास्टिक से रिलेटेड हमने पढ़ा था, बिटुमेन के साथ मिक्स करके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेटर हो जाएगी। यस, वाटर रिपेलिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, राइट। एनसीईआरटी, क्या एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर मिला? क्या एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर मिला? नहीं।
दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी। सो रिवीजन करना शुरू कर दो बच्चे इन क्लासेस का, आपको यही बेनिफिट रहेगा। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, राइट। सारे के सारे सेशंस देखना, 6 सेशंस है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने टारगेट किया है, राइट बच्चे। सो जितना हो सके इनको प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस को आपके वो टॉपिक और वो चैप्टर भी पूरे होते रहेंगे। इसी तरह से हम ज़ूलॉजी के लिए भी करेंगे। चलिए, सो द नेक्स्ट वन, which of the following method is the most suitable for disposal of nuclear waste? Bury the waste within the rocks deep below Earth's surface, shoot the waste into space, bury the waste under Antarctic ice cover, and dump the waste within the rocks under oceans. We know the correct answer. Common sense है भाई, common sense है। अर्थ के सरफेस के नीचे रॉक्स में दबा दो, क्योंकि ये वेस्ट भी अगर प्रॉपरली डिस्पोज नहीं हुआ, इट इज गोइंग टू हार्म। So in the next question, which of the following pair of gases is mainly responsible for greenhouse effect? Easiest question. Yes. Of course CO2, टेम्परेचर बढ़ा देती है, राइट। CO2 है, मीथेन है, उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी रोल प्ले करने वाले हैं। चलिए, so the UN Conference of Parties on Climate Change in the year 2012 was held at? Yes बच्चों, UN का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन द ईयर 2012, इट वाज हेल्ड एट दोहा। सो इसको लिख लो, इसको मार्क कर लो। चलिए, नेक्स्ट वन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ, अगेन एनसीईआरटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इमिशन ऑफ ODS, ozone depleting substances, release of greenhouse gases या disposal of e-waste, electronic waste. So what should be the correct answer बच्चे? One more question, बस फिर सेशन ओवर होने वाला है। So जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू ODS। So इसके साथ साथ एक बार क्योटो प्रोटोकॉल को भी रिवाइज कर लेना। चलिए, स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू द freezing of fluid in the eye by low temperature, inflammation of cornea due to high dose of UV B radiation, so high reflection of light from snow, या damage to retina caused by infrared rays. So slow blindness in Antarctic region, क्या था Antarctic region में? Antarctic region में थी ozone depletion. So जब ozone depleted है, so harmful UV radiations आएंगी अर्थ सरफेस पे, स्किन कैंसर भी करती है और साथ में कॉर्निया को की इन्फ्लेमेशन भी। सो डेफिनेटली इट इज द बी विच इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आप सबने बहुत अच्छे बच्चों की तरह एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवाइज साथ के साथ करते रहना, ये नहीं है एक बार सॉल्व कर लिया हमें सब आ गया। रिपीटेडली रिवाइज करो उन चीज़ों को, ताकि आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाए। सो टिल देन बच्चे, टेक केयर। जल्दी ही मिलेंगे सेशंस में, टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए एमसीक्यू सॉल्व करते रहो। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।